कहानी की शुरुआत में लिंगशु एक आदमी से भागती हुई दिखती है। वह आदमी इंसानों जैसा नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था, जैसे लिंगशु उसकी कोई शिकार हो। वह उसके पास आकर उसकी तरफ झुकता है, उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही उसे लिंगशु के खून की झलक मिलती है, उसके अंदर का दैत्य जाग उठता है और लगातार उसे उकसा रहा था, इसे खत्म कर दो। लिंगशु उसके इस अचानक बदले व्यवहार से घबरा जाती है कि अभी कुछ देर पहले तो वह बिल्कुल सामान्य था। वह सोचती है, मैं बदला लिए बिना यहां मर नहीं सकती। लेकिन तभी वह आदमी उसके गले पर दांत गड़ा देता है। उसी कमरे के बाहर एक विशाल फीनिक्स जैसा पक्षी उड़ता नजर आता है। बैकग्राउंड में आवाज गूंजती है। इस घटना के बाद दोनों की आत्माएं एक दूसरे से बंध गई, और उनकी किस्मत भी। इसके बाद कहानी हमें शुरुआत पर ले जाती है, जहां लिंगशु के मुपरिवार पर राजा से गद्दारी का आरोप लगाया गया था। उसके पिता मिस्टर मु ने सम्राट के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की। इसी कारण पूरे परिवार को मौत की सजा सुना दी गई। और ये सब करवाने वाला कोई और नहीं, बल्कि मास्टर ई था। लिंगशु की माँ उसे भागने को कहती है, तुम दौड़ जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। लेकिन कुछ ही पलों बाद इंपीरियल गार्ड उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने ही मार डालते हैं। लिंगशु किसी तरह दूर जंगल और गांवों से गुजरते हुए एक गांव तक पहुंचती है। उसे लगता है कि वह अब सुरक्षित है। लेकिन गांव वाले उसके लाल बाल देखकर उसे अपशकुनी और श्रापित औरत समझ लेते हैं। मुखिया चिल्लाता है कि अगर ये लड़की यहां रही तो गांव पर बड़ा संकट आएगा। इसलिए वो लोग उसे आग में झोंकने का फैसला कर लेते हैं। लिंगशु रोते हुए कहती है, कृपया ऐसा मत करो। पर कोई उसकी सुनता नहीं। तभी वहां डिवाइन बीस्ट चियू प्रकट होता है। वह वही है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। गांव वाले तुरंत उसके आगे सिर झुका देते हैं, जैसे कोई देवता आ गया हो। चियू की नजर लिशु के सीने के पास चमकते एक जेड पर पड़ती है। वह कहता है, ये तो शुनशु है। इतना कीमती जेड इस साधारण इंसान के पास कैसे? वह उसे गांव वालों से छुड़ाकर सीधे अपने क्षेत्र में ले जाता है। वहां पहुंचकर वह चाकू दिखाते हुए पूछता है, शुनशु कहाँ है? लिंगशु घबराकर कहती है कि वह नहीं जानती वह किस चीज की बात कर रहा है। चियू गुस्से में चाकू मारने की कोशिश करता है और कहता है, अगर नहीं बताया तो जान ले लूंगा। लेकिन उसकी शक्ति लिंगशु पर असर ही नहीं करती। लिंगशु सोचती है, क्या सच में शुनशु मेरे शरीर के अंदर है? शायद इसी वजह से बचपन से मेरे बाल लाल थे। चियू उसका हाथ खींचकर एक शक्तिशाली फॉर्मेशन के पास ले जाता है और कहता है कि अपने कबीले को बचाने के लिए उसे उसकी बलि चाहिए। वह उसे फॉर्मेशन में फेंकता है, पर फॉर्मेशन उसे स्वीकार ही नहीं करता। वह कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। वह झुंझलाकर कहता है, तुम्हारे भीतर शुनशु है, फिर भी ये फॉर्मेशन तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं करता? लिंगशु कहती है, तुम्हें मेरे अंदर का शुनशु चाहिए। ठीक है, मैं अपनी जान देकर तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे परिवार का बदला लेना होगा। मेरे पूरे परिवार को एक रात में मार दिया गया, जबकि हम निर्दोष थे। चियू तिरस्कार से कहता है, तुम मुझसे सौदा करने की हैसियत भी नहीं रखती। मैं इंसानों के साथ डील नहीं करता। फिर वह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से शुनशु को निकालने का तरीका खोजने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद फॉर्मेशन में एक वाक्य उभरता है। पूर्णिमा की रात एक इंसान और एक देवता जब ट्विन सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तभी शुनशु बाहर आएगा। यह पढ़कर लिंगशु समझ जाती है कि उसे चियू के साथ मिलकर ही यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। बदले की आग में जलती हुई वह चियू के पास जाती है। अपने कपड़े उतार कर कहती है, आज पूर्णिमा है, चलो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। चियू तुरंत नजरें फेर लेता है और जादू से उसे कपड़े पहना देता है। वह कहता है, मुझे तुम जैसे इंसानों में कोई रुचि नहीं। शुनशु निकालने का दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा। लेकिन रात में लिंगशु फिर उसे बहकाने लगती है। आज पूर्णिमा होने की वजह से चियू की शक्तियां कमजोर थीं, इसलिए खुद को रोक नहीं पाता। वह उसे किस करने लगता है, पर उसके खून की झलक मिलते ही उसके भीतर का दानव फिर जाग जाता है और उसे मारने को उकसाता है। लिंगशु चौंक जाती है कि उसे अचानक क्या हो गया है। फिर वो उसे किस कर लेती है और दृश्य यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह लिंगशु जागती है और महसूस करती है कि उनके बीच सोल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। वह कहती है, अब तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो दर्द तुम्हें भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसके लाल बाल भी काले हो गए थे। ची उठकर देखता है कि लिंगशु पास में नहीं है।
वह गुस्से से उसे खोजते हुए फॉर्मेशन तक आता है और चीखकर कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने मना किया था कि मुझे तुम जैसे इंसानों के साथ कोई संबंध नहीं चाहिए था, पर तुमने जबरदस्ती ये किया। लिंगशु शांत स्वर में कहती है, अब जितना चाहे चिल्ला लो, हमारे बीच सोल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, और अब से कहानी में आगे लिंगशु कहती है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो इसका दर्द तुम्हें भी महसूस होगा। चियू कहता है, बेवकूफ इंसान, मैं एक डिवाइन बीस्ट हूँ। मुझे मुझे इंसानों जैसा दर्द नहीं लगता। लिंगशु अपना खून निकालकर उसके होठों पर छूती है। उसकी खुशबू सुनते ही चियू के अंदर का दैत्य फिर जाग उठता है। चियू सोचता है कि मुझे शुनशु लेकर अपने लोगों की जान बचानी है, लेकिन उसका भीतर का शैतान लगातार कह रहा था, इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम ही तो थे जिसने उन लोगों को फ्रीज किया। भले ही शुनशु की मदद से उन्हें ठीक कर दो, फिर भी वे लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। शैतान की चेतावनी सुनते ही जब चियू लिंगशु को मारने की कोशिश करता है, तो उसे अचानक उसका दर्द भी महसूस होता है। इसी वजह से वह अनजाने में लिंगशु को जाने देता है। फिर वह खुद को शांत करने के लिए कहीं दूर चला जाता है। लिंगशु वहीं ठहरती है और उसका ध्यान एक जुगनू पर जाता है। उसे लगता है कि यह बिल्कुल उसकी तरह है, अपने परिवार से बिछड़ा हुआ। वह जुगनू का पीछा करती है और एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ सारे लोग बर्फ में जमे हुए हैं। इसे देखकर वह समझ जाती है कि चियू को इन लोगों को बचाने के लिए उसके भीतर का शुनशु चाहिए। तभी चियू वहां पहुंचता है और कहता है, तुम यहां कैसे आ गई? तुम्हारा यहां आना मना है। अभी लौट जाओ। लिंगशु कहती है, पहले तुम मेरी मदद करो ताकि मैं अपने परिवार की मौत का बदला ले सकूं। उसके बाद मैं अपनी जान देकर तुम्हें शुनशु दूंगी और फिर तुम इन लोगों को बचा लेना। मैं किसी के साथ सौदेबाजी में रुचि नहीं रखता। वह सोचता है कि पिछली बार जब उसने कबीले के साथ संधि संधि छोड़ने की कोशिश की थी, तो चालाक लोगों ने उसे धोखा दिया और इस वजह से शुनशु कहीं खो गया। फिर वह लिंगशु को बताता है कि यह रास्ता इंसानी दुनिया की तरफ जाता है और उसे यहीं से आगे चलना होगा। 3 दिन बाद कहानी में लिंगशु इंसानी दुनिया में पहुंचती है और किसी मास्टर ई के घर जा रही होती है, जो उसका रिश्तेदार है और उसके परिवार को मारने के पीछे का मास्टरमाइंड था। लेकिन तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर शहर से दूर ले जाते हैं। वे उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंगशु अपने आप को चोट पहुंचाती है, क्योंकि वह जानती थी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चियू उसे बचाने आएगा। लिंगशु पूछती है, तुम लोगों को यह सब करने के लिए किसने कहा? पर वे कोई नाम नहीं लेते। जैसे ही वे हमला करने ही वाले होते हैं, चियू प्रकट हो जाता है। वह एक एक करके सभी को मार देता है और लिंगशु से कहता है, आखिरी वाले को तुम मारो। लिंगशु हिचकिचाती है, तभी चियू उसका हाथ पकड़कर हमला करता है और कहता है, अगर तुम्हें बदला लेना है तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी। हमलावर के पास से लिंगशु को मास्टर ई की बेटी का बैच मिलता है। ये देखकर उसे पता चलता है कि उसके परिवार को मारवाने के पीछे मास्टर ई की बेटी हवान का हाथ है। इसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं। चियू कहता है, मैं अंदर बैठूंगा और तुम घोड़ा चलाओगी। लिंगशु कहती है, मैं ऐसा क्यों करूं? लेकिन अंततः वह गैरेज में बैठ जाती है और चियू भी आ जाता है। लिंगशु पूछती है, तुम यहां हो तो घोड़ा कौन चला रहा है? चियू कहता है, घोड़ा किस्मत के भरोसे चल रहा है, जहां में ले जाएगा वही हमारी तकदीर होगी। लिंगशु सोचती है कि घोड़े के अंदर रॉयल्टी और घमंड इतना भरा हुआ है कि उसे घोड़ा चलाने में शर्म आ रही है। फिर दोनों मास्टर ई के घर पहुंचते हैं। लिंगशु सोचती है कि यही व्यक्ति था जिसने उसके पिता को फंसाकर पूरे परिवार को मारवाया। वह यहाँ मास्टर ई की खोई हुई बेटी चशी बनकर आई थी। उनके कपड़ों पर लगा झेड़ देखकर मास्टर ई पहचान जाता है कि ये वही बेटी है जिसे उसने बचपन में जेर दिया था। वह कहता है, तुम बचपन में खो गई थी, भगवान का शुक्र है कि तुम वापस मिल गई। इतने साल अकेले रहने के बाद लिंगशु ने कई कठिनाइयां झेली होंगी। तभी उसका ध्यान चियू पर जाता है। वह पूछता है, बेटी यह कौन है? लिंगशु कहती है, यह मेरा बॉडीगार्ड शफिंग है। चियू को यह नाम पसंद नहीं आता और ना ही यह बॉडीगार्ड बनने वाला था। इसके बाद यान यिन उसे उसका कमरा दिखाने ले जाती है, पर अंदर आते ही लिंगशु कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरी बहन चंगशी नहीं हो, कोई बहरूपिया हो। तो बताओ, मेरी बहन बनने का नाटक क्यों कर रही हो? लिंगशु कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चंगशी हूं। यह तो तुम्हारे डैड ही कह रहे हैं कि मैं चंगशी हूं।
लिंगशु कहती है कि युवान ने मुझे चिंगशी बुलाया था, इसलिए मैं चिंगशी बन गई। यह सुनते ही युवान गुस्से में भर जाती है। वह कहती है, क्या तुम मेरे सामने चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही हो? लिंगशु शांत स्वर में कहती है, तुम क्या सोचते हो? वैसे यहाँ आने से पहले मैंने एक लेटर भेजा था। शायद तुमने उसे पढ़कर बीच रास्ते में मुझे मारने की कोशिश की। इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा किया तो नहीं बख्शूंगी। युवान वहां से चली जाती है और तभी चियू प्रकट होता है। वह कहता है, शफिन, तुमने मेरा नाम शफिन रखा? ये कितना बेकार नाम है। अब मैं तुम्हें क्या कहूं, चिंगशी या लिंगशु? लिंगशु जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और कहती है, चुप रहो वरना कोई सुन लेगा। युवान जब अपने कमरे में लौटती है, वहां उसका लवर जो चूजे जैसा है उसका इंतजार कर रहा था। युवान गुस्से में है कि असली चिंगशी हो या नकली, उसे किसी भी कीमत मारना है ताकि उसका कोई कंपटीशन न रहे और वह इस घर की एकमात्र मालकिन कहलाए। लवर उसे शांत करता है, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी ही इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। अगले सीन में लिंगशु नहाने के लिए जाती है। वह सोचती है कि बचपन में उसके लाल बालों की वजह से कोई उसके साथ खेलता नहीं था। लोग उसे अपशकुनी मानते थे। एक दिन वह नदी किनारे दुखी बैठी थी कि तभी उसका ध्यान जाता है कि युवान ने चिंगशी को मार दिया। उसने अपनी आंखों से देखा कि युवान ने चिंगशी की हत्या की और उसकी लाश नदी में फेंक दी। युवान के जाने के बाद लिंगशु उस गिरा हुआ जेड उठाती है। वह कहती है, आज इसी जेड की मदद से मैं यहाँ वापस आई हूँ, अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए। चिंगशी, मैं तुम्हारी मौत का भी बदला लूंगी। तभी अचानक उसे छींक आती है और साथ ही चियू प्रकट हो जाता है। लिंगशु कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे नहाते हुए देख रहे हो? चियू मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? मैं तो तुमसे बेहतर दिखता हूँ। जैसे ही वह जाने लगता है, लिंगशु को फिर छींक आती है। चियू अचानक गायब होकर उसके पास आ जाता है और कहता है, पहले तुम छींकना बंद करो। तुम्हारी हर छींक पर मैं बार बार टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लिंगशु समझ जाती है कि यह सोल कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हुआ है। तभी चियू का ध्यान उस तावीज पर जाता है। वह कहता है, लगता है यहाँ कोई सिल्वर फॉक्स है, ऐसे तावीज तो केवल वही लोग इस्तेमाल करते हैं। लिंगशु कहती है, सिल्वर फॉक्स जिसने तुम्हारे पूरे कबीले को फ्रीज कर दिया। चियू बोलता है, हाँ वही। दूहा उन्हें दूर से देख रहा था और कहता है, मेरे तावीज को इसने एक ही बार में पकड़ लिया। इसका मतलब ये शफेंग कोई साधारण इंसान नहीं है। चियू जब उसे पकड़ने आता है तब तक दूहा वहां से भाग गया, लेकिन दूहा की उपस्थिति से चियू के अंदर का शैतान बाहर निकल जाता है। दरअसल कुछ साल पहले जब चियू ने कबीले वालों के साथ संधि छोड़ी थी, किसी ने उस पर जादू टोना किया और शैतान को उसकी बॉडी में कैद कर दिया। अब वह शैतान चियू के शरीर पर हावी हो गया और बार बार कहता है, यह तुम्हारा शिकार है, इसे मारकर खा जाओ। लिंगशु इस भयानक दृश्य को देखकर डर जाती है। तभी चियू अपनी शक्ति को वापस नियंत्रित करता है और कहता है, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। यह सब उन कबीले वालों की वजह से हुआ। तभी युवान आती है। वह कहती है, कल राजा हमारे घर आने वाले हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए हैं। पर वास्तव में यह बहाना था, यह देखने के लिए कि उसके कमरे में कोई आदमी है या नहीं। यदि होता तो वह लिंगशु को घर से भगा देती, लेकिन वहां कोई नहीं था, इसलिए युवान खाली हाथ लौट जाती है। अगले दिन राजा लिंगशु के घर आते हैं। वह कहते हैं, अंकल, मैंने सुना है कि इतने सालों बाद चमशी आपको वापस मिल गई, इसलिए मैं उसे देखने आया। लिंगशु वहां आती है और राजा उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। युवान को यह पसंद नहीं आता और वह उसे बेनकाब करने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि उसकी बहन घर आई है, पर यह असली नहीं लगती। फादर याद दिलाते हैं कि बचपन में खेलते समय चिंग चिंग को सीने पर चोट लगी थी। यह सुन सभी लोग समझ जाते हैं कि वह असली है। लिंगशु अपने कपड़े हटाकर दिखाती है कि वह निशान अभी भी वैसा ही है, यही असली चिंगशी है। दरअसल लिंगशु ने पहले से ही योजना बनाई थी। उसने चियू से पहले ही कहा था कि अपनी बॉडी पर यह निशान बनवा ले। राजा जल्दी से उसे कोट पहनाने आते हैं, लेकिन चियू पहले ही वहां पहुंचकर यह काम कर देता है। राजा को यह पसंद नहीं आता और वह पूछते हैं, यह कौन है? लिंगशु कहती है, यह मेरा बॉडीगार्ड है। चियू जिस तरह लिंगशु की केयर कर रहा था, वह सब कुछ देख रहा था। अगर चियू जिस तरह लिंगशु की देखभाल कर रहा था, उसे देखकर राजा के मन में हल्की सी जलन पैदा हो गई थी।
राजा बोला, अब तो साफ साबित हो गया कि यही लड़की असली चिंगशी है। इसलिए आगे से कोई भी उसकी पहचान पर सवाल नहीं उठाएगा। इसके बाद चियू लिंगशु का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। उसने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, कल रात तुमने मुझे रस्सियों से बांधा क्यों था? लिंगशु बोली, तुम बिल्कुल अजीब बर्ताव कर रहे थे, जैसे मुझे नुकसान पहुंचाने आ रहे हो न, इसीलिए मैंने तुम्हें बांधा। वैसे रात भर की बारिश में भीगने के बाद अब तुम काफी शांत दिख रहे हो। चियू जाने ही वाला था कि अचानक वह छींक देती है। वो झेंपते हुए कहती है, माफ करना, यह जानबूझकर नहीं हुआ। अगले सीन में युवान अपने चालाक फॉक्स जैसे बॉयफ्रेंड दूहा के साथ बैठकर लिंगशू को खत्म करने की योजना बना रही थी। वह कहती है, आज घोस्ट फेस्टिवल है, इस मौके पर मैं इसे मरवा दूंगी। किसी को भी मुझ पर जरा सा शक नहीं होगा। दूसरी तरफ लिंगशू अपने पुराने घर पहुंची थी। घर को देखकर उसे बचपन की सारी यादें ताजा हो गईं, कैसे वह अपने माता पिता के साथ खुशी से रहती थी। लेकिन अगले ही पल वही डरावनी तस्वीर उसकी आंखों के सामने उभर आई, जिसमें उसका पूरा परिवार मर रहा था। वह खुद से कहती है, चिंगशी की पहचान लेकर मैं जल्द ही अपनी परिवार की बदनामी दूर करूंगी, और जिसने यह सब किया, मास्टर डी, उसे उसके किए की सजा दिलाऊंगी। उसी समय युवान के भेजे हुए कुछ हमलावर जहरीली सुइयों से उस पर हमला करते हैं। एक भी सुई उसके शरीर में लगती उससे पहले चियू उसे बचाने आ जाता है। वह हमलावरों से लड़ने में लगा था कि तभी एक जहरीली सुई आकर लिंगशू को चुभ जाती है। और क्योंकि दोनों की जान सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी है, इसलिए उस जहर का असर चियू पर भी हो जाता है। उधर दूहा मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे जहर का इस्तेमाल किया है जो अपने असर से कभी चूकता नहीं। 3 दिन बाद ये नकली चिंगशी खुद ब खुद मर जाएगी। युवान खुशी से कहती है, इसके मरते ही इस घर की एकमात्र मालकिन मैं बन जाऊंगी। आगे चियू लिंगशु को वापस घर लेकर आता है। अपनी डिवाइन बीस्ट शक्तियों के कारण उसकी चोट तो तुरंत ठीक हो गई थी, लेकिन लिंगशु उस जहर से लगातार तड़प रही थी। जहर को देखकर चियू कहता है, कोई भी इंसान इस जहर से बच नहीं सकता। इसे ठीक करना असंभव है, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो मैं भी मर जाऊंगा। यह सोचकर वह अपनी गोल्डन टेल में से एक काटकर उसकी मदद से लिंगशू को हील करने लगता है। वह खुद से बुदबुदाता है, इसे बचाना मतलब खुद को बचाना है। लेकिन गोल्डन टेल कटते ही उसके अंदर कैद शैतान फिर हावी हो जाता है। वो दहाड़ता है, चियू तुम कितने बड़े मूर्ख हो, इस तुच्छ इंसान को बचाने के लिए अपनी गोल्डन टेल काट दी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास केवल 3 ही थी, फिर भी तुमने ऐसा किया। ये इंसान मरने लायक है, इसे खत्म करो, खा जाओ। शैतान उसे बार बार लिंगशू की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। किसी भी बड़ी गलती से पहले चियू वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह लिंगशू की आंख खुली तो चियू वहां नहीं था, लेकिन उसे रात हुई हर बात साफ साफ याद थी। कैसे चियू ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया। वही तरफ युवान झुंझला रही थी, इतनी जहरीली सुई लगने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गई। दूहा ठंडी सांस लेते हुए बोला, लगता है सब कुछ उस बॉडीगार्ड शेफिंग की वजह से हुआ है। यकीनन उसने ही बीच में दखल दिया होगा। उसी ने ही उसकी मदद की होगी। अब राजा यूचिन भी उसे देखने आए थे, क्योंकि कहीं से उन्हें पता लग गया था कि चिंगशी की तबीयत ठीक नहीं है। लिंगशू सोच रही थी कि काफी देर हो गई पर यह चियू मुझसे मिलने नहीं आया। उसे अपने पास बुलाने के लिए वह छींकती है। जैसे ही चियू आता है, वह अभी भी अपने अंदर के उस डीमन से लड़ रहा होता है। एक पल वह लिंगशू को जान से मारने की सोचता है, लेकिन अगले ही पल उसे दूर दूर भागता देखता है। वह कहता है, तुम्हें मुझे शांत करने के लिए क्या करना होगा। इस पर लिंगशू फिर से उसे किस कर देती है। कमरे के बाहर सब लोग उसे देखने आए थे। युवान ने यह दृश्य देख लिया और सोचती है, यह तो अपने बॉडीगार्ड के साथ ही चक्कर चला रही है। वह जोर से चिल्लाती है, कमरे में कोई हमलावर है। सुनकर सभी लोग जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, पर तब तक लिंगशू ने चियू को बाथटब में धक्का दे दिया था और खुद नहाने के लिए बैठ गई थी। राजा यूचिन कहते हैं, माफ करना, हम ऐसे अचानक आए। पर युवान कहती है, नहीं, मैंने वास्तव में हमलावर देखा था। वह अपने आदमियों को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। युवान खुद की तरफ देखती है और कहती है, मैंने सचमुच हमलावर देखा था। जब कुछ भी नहीं मिलता तो लिंगशु कहती है, युवान, जब से मैं यहां आई हूं तुम मेरे पीछे लगी हो। पहले मेरी पहचान पर शक किया, अब यह कहना चाहती हो कि मेरे कमरे में कोई आदमी है। युवान कुछ कहती कि राजा उसे चांटा मारकर रोक देते हैं। बस करो,
आखिर में ऐसी हरकतें करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? युवान लिंगशु की बेइज्जती करने आई थी, लेकिन राजा के सामने उसकी ही बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद लिंगशु चियू को पानी से बाहर निकालती है। वह सोचती है, इतने समय तक होश क्यों नहीं आया? क्या इसलिए क्योंकि मैंने इसे देर तक किस नहीं किया? इतना सोचकर वह उसे फिर से किस कर देती है, पर थोड़ी देर में रुक जाती है। यह ठीक नहीं है। तभी चियू उसे अपने ग्लास खींचकर किस करने लगता है। जैसे ही उसे होश आता, वह अचानक से दूर हो जाता है। लिंगशु कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इसे ठीक करना था, इसलिए ऐसा किया। चियू उसकी बात सुनता भी नहीं और बाहर चला जाता है। उसके कान लाल थे, यानी वह ब्लश कर रहा था। आगे मास्टर ई ने युवान को एक झोपड़ी जैसी जगह में बंद कर दिया था, क्योंकि वह बार बार लिंगशु पर शक कर रही थी और आज राजा के सामने उसकी बेइज्जती भी करा दी थी। चियू आईने में खुद को देख रहा था और बार बार उस किसिंग सीन को याद कर ब्लश कर रहा था। वह सोच रहा था, मेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? अगले सीन में लिंगशु मास्टर ए के स्टडी रूम में अकाउंट बुक ढूंढने गई थी, जिसमें उसकी की गई काली करतूतें दर्ज थीं। बुक ढूंढते समय उसका हाथ कट जाता है। चियू ये देखकर सोचता है, कहीं ये लड़की किसी मुसीबत में तो नहीं? वह तुरंत वहां आता है। लिंगशु बताती है, मैं मास्टर ए के खिलाफ सबूत ढूंढ रही हूं ताकि बाद में उसे एक्सपोज कर सकूं। इतना सुनकर चियू उसकी मदद करने लगता है। तभी एक गमला लिंगशु के ऊपर गिरने ही वाला होता है। चियू उसे बचा लेता है। इसी तरह दोनों एक्सीडेंटली किसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। वहां सोना, चांदी और पैसा देखकर लिंगशु कहती है, पक्का ये सब उस कमीने बुजुर्ग ने भ्रष्ट तरीके से कमाए होंगे। थोड़ी देर वहां देखभाल करने पर चियू को अकाउंट बुक मिल जाती है। जब दोनों बुक लेकर निकल रहे होते हैं, मास्टर ई आ जाते हैं। दोनों तुरंत छुप जाते हैं। लिंगशु को इतने करीब देखकर चियू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। मास्टर ई चले जाने के बाद वह पूछती है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? चियू कहता है, कुछ नहीं, बस गर्मी है, चलो बाहर चलते हैं। बाहर आते ही लिंगशु खाती है, उस दिन तुमने अपनी गोल्ड नटेल गवाकर मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि हमारे पास केवल तीन ही और एक को भी गंवाना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, फिर भी तुमने ऐसा किया। इस एहसान के बदले मैं तुम्हारी मदद करूंगी कि तुम उस शैतान को काबू कर सको। किस करके यह सुनकर चियू का चेहरा फिर लाल पड़ जाता है। लिंगशु सोचती है, अब इसे अचानक क्या हो गया? रात में लिंगशु अकाउंट बुक देख रही थी, पर बार बार चियू की याद आ रही थी, जिससे ध्यान नहीं लग रहा था। चियू भी वही हाल था। उसे लिंगशु की याद इतनी आ रही थी कि वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। दोनों एक ही समय में सोचते हैं, आज पूरी चांदनी रात है। अगर हम दोनों ने साथ कुछ नहीं किया तो सोल कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, चियू सामने खड़ा होता है। लिंगशु पूछती है, तुम यहाँ? चियू कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस टहल रहा था। जैसे ही वह अंदर आने की कोशिश करता है, लिंगशु कहती है, यहां से निकल जाओ, रुको नहीं। चियू पूछता है, तुम साफ बताओ, रुकना है या जाना है? तभी लिंगशु का ध्यान उसकी चेस्ट पर जाता है। वह कहती है, इतने खुले कपड़े क्यों पहने हैं? चियू कहता है, हमारे फ्लेम कबीले में सभी लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। लिंगशु ध्यान हटाकर उसे बाहर धक्का मार देती है और कहती है, जा अपने कमरे में सो जाओ। फिर वह सोचती है, मैं ये सब क्या कर रही हूँ? इसे सो जाने दो, सोने से सब ठीक हो जाएगा। चियू अपनी शांति बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करता है, लेकिन जैसे ही लिंगशु छींकती है, वह टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर आ जाता है। वह कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। चियू कहता है, तुम ही हो जिसने मुझे प्रोवोक किया। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बोलकर वह उसे किस करने लगा और यही सीन यहीं कट जाता है। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो दोनों काफी शर्माए हुए होते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या बोलें। तभी वहां राजा के आने की अनाउंसमेंट होती है। जब राजा अंदर आते हैं तो चियू उनके पीछे छुप गया होता है। राजा कहते हैं, मैं यहाँ खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। जब वह उसे कोई गिफ्ट देते हैं तो चियू इसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। राजा कहते हैं, चिंगशी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? जैसे ही वह उसे चेक करने आते हैं, चियू का सरू सा चेहरा देखकर वह उसे टच नहीं करने देती और कहती है, मैं ठीक हूं। जब राजा पीछे मुड़ते हैं तो वह मौका पाकर उसे किस कर देते हैं। राजा कहते हैं, तुम अपना ध्यान रखना, अब मैं जा रहा हूं। राजा के जाने के बाद चियू उसका दिया हुआ गिफ्ट कचरे के डिब्बे में फेंक देता है।
तुम इसे अपने पास मत रखो, ये तुम पर सूट नहीं करता। इसी बीच दूहा युवान से मिलने आता है। युवान कहती है, दूहा, इस चौपड़ी जैसी जगह से मुझे निकलने में मदद करो। लेकिन वह साफ मना कर देता है क्योंकि वह बस अपने फायदे के लिए युवान के साथ था। युवान अपने अंदर बहन के लिए गहरी जेलसी रखती थी और इस जेलसी से अपना ओरा बनाए रखती थी। अब दूहा उसे छोड़ देता है और किसी दूसरी लड़की के पीछे लग जाता है। ये देखकर युवान बिल्कुल भी खुश नहीं होती। युवान मास्टर ई के पास जाकर कहती है, ये लड़की हमारी चिंगशी नहीं, कोई और है। मास्टर ई कहते हैं, तुमने अभी भी इस बात को पकड़ रखा है, इसे जाने क्यों नहीं देती? युवान कहती है, मैं अपने साथ सच बोलने की दवाई लाई हूं, इस बहरूपिया को इसे पीकर खुद साबित करने दो। मास्टर ई युवान को समझाने में लगे थे कि तभी लिंगशु दवाई लेकर उसे पी लेती है। दूहा घर छोड़कर जा रहा था, तभी वह चियू के हाथ लग जाता है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। दूहा ने पास्ट में चियू को धोखा दिया था। अब चियू गुस्से में उस पर हमला कर देता है। दूहा चियू के हाथ मारा जाता है। इस बीच लिंगशु पर सच बोलने की दवाई का असर हो जाता है। वह कहती है, हाँ सच है, मैं चिंगशी नहीं हूं, मैं यहां अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने आई हूं। मास्टर ई पूछते हैं, चिंगशी का बदला, इसका मतलब? लिंगशु कहती है, चिंगशी अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने बचपन में अपनी आंखों से देखा कि कैसे युवान ने चिंगशी को मार दिया। युवान हड़बड़ी में कहती है, फादर, मैंने चिंगशी को पानी में धक्का नहीं दिया। लिंगशु कहती है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं और अभी अभी तुम्हें सच बोलने की दवाई दी गई। क्या लगता है तुम झूठ बोल रही हो? मास्टर ई जोर से चिल्लाते हैं, तुम दोनों मेरे घर में रहने के लायक नहीं हो। युवान, तुम्हारी जेलसी के कारण तुमने अपनी बहन को मार दिया और तुम, बहरूपिया, मेरे घर से निकल जाओ। फिर वह गार्ड्स को आदेश देते हैं, इन दोनों को पकड़कर मार दो। और सभी के सामने कहते हैं, युवान ने छल के कारण चिंगशी को मार दिया। युवान गिल्ट में आकर आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद चियू वहां आता है। लिंगशु कहती है, आपने मेरी फैमिली को क्यों मारा? मेरे फादर ने आपको क्या बिगाड़ा? मास्टर ई कहते हैं, अच्छा, तुम वही लाल बालों वाली लड़की हो जो उस रात भाग गई थी। कुछ दिन पहले कोई मेरे पास आया था, ढेर सारे पैसे देकर शुनशु मांगने के लिए। लाल बालों वाली लड़की तो तुम थी, यानी शुनशु तुम्हारे अंदर था। मैंने शुनशु को ढूंढने के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को मारवा दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लिंगशु उसकी तलवार पर हमला कर उसे मार देती है। फिर उसके गुनाहों को एक्सपोज करती है और एक सुसाइड नोट लिखती है कि उसने यह सब किया। पछतावे में आकर वह आत्महत्या कर लेती है। लिंगशु रोती है, ये मेरी गलती है, मेरे अंदर शुनशु था, इस वजह से मेरा पूरा परिवार मरा। चियू को याद आता है, जब मेरा कबीला फ्रीज हुआ था, मैं भी यही सोच रहा था कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से पूरा कबीला फ्रीज हो गया। चियू कहता है, लिंगशु, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जिसने मास्टर ई को यह सब करने का ऑर्डर दिया, वह दोषी है। अब हमें उस मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा, यकीनन वह कबीले से होगा। लिंगशु कहती है, जिसने भी मेरे परिवार को मारा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चियू, क्या तुम इस सफर में मेरा साथ दोगे? वो कहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फिर वह सोचता है कि अब हमारी किस्मत आपस में जुड़ गई है, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारी डाल बनकर रहूंगा। अगले दिन वह राजा से मिलने गई। राजा ने उसे मास्टर ई की फैमिली का वारिस बना दिया और सारी जायदाद लिंगशु के नाम कर दी। राजा कहते हैं, तुम्हारे पापा ने जो गलत किया उसकी सजा तुम्हें क्यों मिले? वैसे सब कुछ होने के बाद तुम ठीक होना, प्लीज अपना ध्यान रखना, कहीं बीमार मत पड़ जाना। वो कहती है, महाराज, आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया। वैसे मैं चाहती हूं कि आप मू फैमिली का केस फिर से इन्वेस्टिगेट करें। मुझे लगता है कि मेरे फादर ने उन लोगों को फंसाया था। राजा उसकी बात मना नहीं कर सकता। इसी बीच लिंगशु उन्हें साथ में देखकर छलने लगता है। वह राजा को लिंगशु के हाथ की बनी मिठाई खाने नहीं देता और ना ही ठीक से पानी पीने देता। राजा चौंकते हुए कहते हैं, ये इधर उधर क्यों घूम रहा है, इसे थोड़ी एटिकेट सिखाओ। फिर कहानी कुछ दिनों बाद लालटेन फेस्टिवल पर चली जाती है। लिंगशु वहां अपना स्पेशल डांस करती है। राजा और शु दोनों उसे देखकर खोए हुए लगते हैं और मन ही मन उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। डांस खत्म होते ही लिंगशु चियू की तरफ देखती है। राजा को यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह डांस की तारीफ करता है। चियू समझ गया कि राजा के इरादे अच्छे नहीं हैं।
वह जल्दी से लिंगशू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और पूछता है, क्या तुम राजा को सिड्यूस करने के लिए ऐसा कर रही हो? लिंगशू मुस्कुराते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे चियू। तुम्हारे जन्मदिन के लिए मैंने ये डांस किया। कहीं सुना था कि तुम्हारे कबीले के लोग जन्मदिन पर ऐसा करते हैं, तो मैंने भी किया। चियू का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर लिंगशू बताती है कि असली कातिल को ढूंढने के लिए उसे राजा के करीब जाना पड़ेगा। चियू थोड़ा बुरा होता है, लेकिन समझ जाता है कि यह सब उसका बदला लेने के लिए है। आगे चियू स्टॉल वाले के पास जाकर बड़ा सा सोने का बिस्कुट देता है और कहता है, क्या मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दुकान ले सकता हूं? स्टॉल वाला बिस्कुट देखकर मान जाता है। चियू बड़े स्टाइल से वहां केक बनाता है और लिंगशू को देता है। लिंगशू हंस पड़ती है और कहती है, क्या ये फिनिक्स तुमने बनाया है? चियू कहता है, तुम रहने दो, मैं ही खा लूंगा। लिंगशू हंसते हुए कहती है, नहीं, तुमने ये मेरे लिए बनाया था, मैं खाऊंगी। फिर दोनों मस्ती मजाक करते हुए अंदर चले जाते हैं। अगले दिन लिंगशू राजा से मिलने के बहाने उसके स्टडी रूम में जाती है। वहां उसे फिर पता चलता है कि उसके परिवार को मारने का ऑर्डर राजा ने ही दिया था, विखेट लीसांग की सलाह पर। यह जानकर उसे बड़ा झटका लगता है और खून की उल्टी होने लगती है। चियू उसे पकड़ लेता है। लिंगशू सोचती है कि किस तरह उसके परिवार पर बेबुनियादी आरोप लगाए गए और मासूमों को मार दिया गया। उसका दर्द इतना गहरा है कि चियू उसे महसूस कर पाता है। तभी राजमहल का गार्ड लीसांग आता है और कहता है, तुम दोनों बिना परमिशन के राजा के स्टडी रूम में घुस गए। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह बड़ा क्राइम है? लिंगशू कहती है, तुम ही थे ना जिसने मेरी फैमिली पर बेबुनियादी आरोप लगाए और उन्हें मरवा दिया ताकि तुम बाद में शांशसू को ले सको। चियू लीसांग के लोगों से लड़ पाता है, लेकिन पहले ही दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। चियू के लिए जेल से बाहर आना आसान था। वह लिंगशू को लेकर भागता है, लेकिन सामने लीसांग आ जाता है। लिंगशू पूछती है, क्या तुम फॉक्स कबीले वालों के साथ काम कर रहे हो? चियू कहता है, मैं उनके साथ काम नहीं करता, यह उनकी रानी का राइट हैंड है। फिर लीसांग और चियू के बीच लड़ाई होती है। इसी बीच चू के अंदर का शैतान बाहर आता है। चियू इसे लीसांग की बॉडी में डालकर दोनों को मार देता है। चू को लगता है कि उसने लीसांग और शैतान दोनों को खत्म कर दिया, लेकिन शैतान लीसांग की बॉडी में वापस जाग उठता है और कहता है, अब से इस बॉडी पर मेरा कब्जा है। रात में दोनों पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठे। ची बताता है कि वह फ्लेम कबीले का अजनरला था। पास्ट में फ्लेम कबीले की रानी यानली ने कबीले की रानी बायली के साथ संधि की थी कि अब से दोनों कबीले साथ रहेंगे। उसने ने चालाक लोमड़ी पर भरोसा करके हमारी कबीले की सबसे कीमती चीज शानशू उन्हें दे दी। बाद में पता चला कि बायली की नजर हमेशा शुन शुन शू अगर उन लोगों ने हमारे साथ की गई संधि तोड़ दी थी। जैसे ही बायली के हाथ शुनसू लगा, उसने सबसे पहला काम यह किया कि हमारी रानी यानली को मार डाला। जब मैं उनके पास से शुनसू वापस लेने गया, तभी लड़ाई के बीच वह कहीं गुम हो गया और उसी वजह से मेरा पूरा कबीला जमकर रह गया। बायली ने यह सुन रखा था कि जो भी शुनसू को अपनी बॉडी में संभालेगा उसे अनगिनत शक्तियां मिल जाएंगी। इसी लालच में उसने मेरे पूरे कबीले का यह हाल कर दिया। लिंगशु हैरान होकर पूछती है, तो तुम्हारा मतलब यह है कि मेरी फैमिली को मारने वाला लीसंग नहीं बल्कि फॉक्स कबीले की रानी बायली है? चू कहता है, हाँ, बिल्कुल सही। हमारा असली दुश्मन पूरी संग नहीं था, बल्कि कबीले की रानी बायली ही है। अगले ही दिन बायली खुद आती है और लिंगशु को किडनैप कर लेती है ताकि उसे मारकर शुनसु अपने अंदर ले सके। लिंगशु उसे पहचान लेती है और कहती है, लिसंग अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, इसलिए तुम्हें खुद यहां आना पड़ा। जैसे ही बायली उस पर जानलेवा वार करने जाती है, चियू पहुंचकर उसे बचा लेता है और पलटकर बायली पर हमला कर उसे मार देता है। चियू को लगता है कि बायली अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो लिंगशू को सुरक्षित लेकर दूर निकल जाता है। लेकिन वो बायली की आत्मा को नष्ट करना भूल जाता है किस और इसी वजह से उसकी आत्मा उस बॉडी को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह सब कुछ उस दुष्ट ने अपनी आंखों से देख लिया था। अगले दिन लिंगशु और चियू बाजार में घूम रहे होते हैं कि वे देखते हैं कि कोठे वाली मालकिन एक लड़की को जबरदस्ती अंदर खींच रही है। वह लड़की डर से रो रही थी। मुझे छोड़ दो, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। ये देखकर लिंगशु उसकी मदद के लिए आगे आती है। कोठे वाली चिल्लाती है, इसे तो यहां बेच दिया गया है, तुम मेरे धंधे में दखल मत दो।
लिंगशु उसे पैसे देकर उस लड़की को खरीद लेती है और उसे अपने साथ ले आती है। घर पहुंचकर वह उससे घर परिवार के बारे में पूछती है। लड़की बताती है, मेरा कोई घर नहीं, मैं अनाथ हूं। जब वह अपना नाम चिंगशी बताती है तो लिंगशु पूरी तरह चौंक जाती है। बाद में जब वह लड़की को घर लाती है तो उसके पास से एक खास जेड देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यही असली चिंगशी है। वह तुरंत चियू के पास जाकर बताती है, जिसकी मैंने मदद की है वही असली चिंगशी है। चियू को यकीन नहीं होता और वह कहता है, अगर वह असली है तो तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम नकली हो और या असली तो वे तुम्हें मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि अभी जाकर मैं उसे खत्म कर दूं। लेकिन लिंगशु रोक देती है। नहीं, बेचारी ने बचपन से ही बहुत दर्द झेला है। मैं उसे उसका हक दिलाना चाहती हूँ, सारी जायदाद और जमीन उसी के नाम कर दूंगी। लेकिन जिस लड़की को वे चिंगशी समझ रहे थे वह वास्तव में बायली ही थी, जो भोली बनकर धोखा दे रही थी। असली चिंगशी को तो युवान बचपन में ही मार चुका था। रात में जब वह जादू टोना करने बैठती है तो चियू और लिंगशु उसे पकड़ लेते हैं। वह होश में नहीं होती। चियू कहता है, मुझे शुरू से शक था इसके पास फॉक्स की तीखी उपस्थिति की गंध आ रही थी। मुझे उस दिन बायली को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए था, वरना वो इस तरह वापस ना आती। तभी बायली को होश आ जाता है। वह मुस्कुराकर कहती है, अच्छा हुआ कि अब मैंने राजा को अपने वश में कर लिया है। यानी कि वो जो जादू कर रही थी वो राजा को नियंत्रित करने के लिए था। जब चियू उस पर हमला करता है तो बायली उसकी गोल्डन टेल काटकर उसे कमजोर कर देती है। फिर वह लिंगशु पर वार करने जाती है, लेकिन चियू उसे उठाकर जंगलों की ओर भाग निकलता है। काफी दूर पहुंचने के बाद लिंगशु देखती है कि गोल्डन टेल कटने की वजह से चियू की याददाश्त चली गई है और वह बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है। लिंगशु सोचती है कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी गोल्डन टेल उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण है। वह उसे कच्ची सब्जियां खाते देखती है और कहती है, ऐसे नहीं, पकाकर खाओ। अब वह नोटिस करती है कि बड़ा वाला चियू घमंडी और खुद को महान समझने वाला था, लेकिन यह छोटा मासूम चियू बहुत प्यारा और शरारती है। इसी दौरान बायली उन्हें ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाती है। उसकी गंदी फॉक्स स्मेल पाकर चियू का मन होता है कि वह उसे मार दे, लेकिन लिंगशु उसे छिपा लेती है। पहले तो वे उसकी नजरों से बच जाते हैं, लेकिन रात होते होते बायली उन्हें पकड़ लेती है। वह चियू पर एक ताकतवर इल्यूजन स्पेल डालकर उसे आदेश देती है, लिंगशु को मार दो और उसके अंदर का शुनसु मुझे दे दो। चियू लिंगशु को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन वह उसे चोट नहीं पहुंचाता, उल्टा खुद को ही घायल कर बैठता है। बायली हैरान रह जाती है, मैंने इतना शक्तिशाली जादू डाला, फिर भी ये मेरे भ्रम में क्यों नहीं फंसा। चियू उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन बायली तुरंत वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही राजा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और राजा तो पहले से ही बायली के बस में था। राजा पूरी तरह बायली के जादू में फंसा हुआ था। वह लिंगशु को महल ले आया और चियू को कैदखाने में बांध कर रख दिया। राजा लिंगशु से कहता है कि तुम मेरे साथ रहो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन जैसे ही लिंगशु इनकार करती है वह जबरदस्ती की कोशिश करने लगता है। असल में ऐसा उसका व्यवहार इसलिए था क्योंकि बायली ने उसके दिमाग में शादी का ख्याल बिठा दिया था। उधर शैतान भी बायली से मिल चुका था। बायली उससे कहती है कि राजा और लिंगशुंगशु की शादी वाले दिन मैं इन सबको खत्म कर दूंगी। उसके बाद इंसानी दुनिया और कबीले दोनों पर मेरा राज होगा। लेकिन शैतान के मन में और ही खेल चल रहा था। वह सोच रहा कि जब बायली सबको मारकर शुनशु अपने हाथ में लेगी तब मैं उसी वक्त उससे शुनशु छीनकर उसे ही मार दूंगा और फिर सबसे ताकतवर मैं बनूंगा। बायली को यह पता ही नहीं था कि लीसंग नहीं, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर वही शैतान बैठा है। अगले दिन राजा जब लिंगशु के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा था तभी चियू को यह बात पता चलती है। वह कैद तोड़कर वहां पहुंच जाता है। भले ही उसकी गोल्डन टेल कटने के बाद उसकी याददाश्त चली गई हो और वह बच्चों जैसा बन गया हो, लेकिन लिंगशु के साथ उसका जो रिश्ता था वह उसे नहीं भूला था। वह बार बार उसका नाम लेकर उसे समझाता है कि उसके पास मत जाओ, उससे शादी मत करो। ये देखकर राजा भड़क उठता है और सैनिकों को आदेश देता है कि इसे पकड़ लो। अम, ये मेरी शादी में बाधा डाल रहा है। शादी की आखिरी रस्म में राजा लिंगशु को किस करने ही वाला था कि तभी चियू खुद को छुड़ाकर आगे आ जाता है। राजा फिर तलवार निकालकर उसे मारने जाता है कि अब लिंगशु मेरी पत्नी है, दूर रहो उससे। लेकिन लिंगशु उसे रोक लेती है कि इसे कुछ मत करना। इसी वक्त बायली के भेजे हुए शैतान की एंट्री होती है।
वह सबसे पहला वार लिंगशू पर करने वाला था क्योंकि उसके अंदर शुनशु था। चियू कैसे सहन करता? वह तुरंत शैतान पर झपट पड़ा। बायली ने उस शैतान को गोल्डन टेल भी दी थी ताकत बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी वह चियू के सामने टिक नहीं पाया और भाग खड़ा हुआ। इसी लड़ाई के दौरान चियू को उसकी गोल्डन टेल वापस मिल गई, और जैसे ही गोल्डन टेल लौटी वह पूरी तरह पहले जैसा ताकतवर और सामान्य हो गया। वह लिंगशू से कहता है, तुम राजा से शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरी हो। उसी समय राजा पर से बायली का भ्रम जादू भी टूट जाता है। होश में आते ही वह लिंगशू से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लिंगशू कहती है कि बात समझ में आती है, यह सब बायली की वजह से हुआ। राजा पूछता है, तो अब हमारी शादी का क्या? चियू तुरंत लिंगशू को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, शादी को भूल जाओ, यह सिर्फ मेरी है। आगे से इसके पास आने की कोशिश मत करना। उधर शैतान जब खाली हाथ लौटता है तो बायली उस पर फटकार पड़ती है कि तुम उनसे पिटकर लौट आए? मेरा शुनशु कहाँ है? तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? तुम निकम्मे हो, बेवकूफ हो। लगातार डांट सुनकर शैतान भड़क उठता है और उसी गुस्से में बायली को ही मार डालता है। वह कहता है, जैसे ही मुझे शुनशु मिलेगा, इंसानों और कबीले दोनों पर मेरा राज होगा। शैतान के जाने के बाद चियू और लिंगशू को बायली की लाश मिल जाती है। चियू उसे देखते ही समझ जाता है कि लीसिंग की बॉडी में वही शैतान छुपा था और उसी ने बायली को खत्म किया। लिंगशू उसकी लाश देखकर कहती है, जिसने मेरे परिवार को मारा था वो अब जिंदा नहीं है, यानी मेरा बदला पूरा हुआ। लेकिन फिर उसे याद आता है कि आज पूर्णिमा की रात है, फ्राइडे, और चियू के कबीले को बचाने के लिए उसे अपनी बलि देनी होगी। पर जाने से पहले वह चियू के साथ कुछ अच्छा समय बिताती है। दोनों के बीच के रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। फिर वह कहती है, अब तुम मुझे उस फॉर्मेशन तक ले चलो। चियू इनकार कर देता है, तो नहीं दोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। लिंगशू याद दिलाती है, हमारा समझौता हुआ था, तुम मेरे बदले में मदद करोगे और मैं तुम्हारे कबीले को बचाऊंगी। तभी अचानक शैतान आता है और लिंगशू को पकड़ लेता है ताकि उसके अंदर से शुनशु निकाल सके। लेकिन उसे झटका लगता है क्योंकि शुनशु उसकी बॉडी में था ही नहीं। वह चिल्लाता है, शुनशु कहाँ छुपाया है तुमने? असल में जब चियू ने उसे किस किया था, तभी उसने शुनशु अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया था। चियू शुनशु की शक्ति का इस्तेमाल करके उस शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। शैतान को मारने के बाद वह खुद फॉर्मेशन के पास जाकर अपनी बलि देने की तैयारी करता है ताकि अपने कबीले को बचा सके। लिंगशु रोते हुए कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? यह मेरी जिम्मेदारी थी। चियू कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं कैसे देख सकता हूं कि मेरी आंखों के सामने मेरा प्यार मर जाए? उसी वक्त दोनों के बीच का सोल कॉन्ट्रैक्ट तेज चमक कर टूट जाता है, यानी समझौता अब खत्म हो चुका था। इसके बाद चियू धीरे धीरे गायब होने लगता है। लिंगशु उसकी तरफ रोते हुए कहती रह जाती है, चियू वापस आ जाओ, मुझे ये करने दो। नीचे पूरा कबीला बर्फ में जमे पड़ा था। शुनशु जैसे ही अपनी जगह लौटता है, धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल जाती है और पूरा कबीला फिर से पहले जैसा जीवित हो जाता है। अगली सुबह लिंगशु को जब होश आता, आपने वो बार बार छींक मारकर चियू को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया। ये देख उसे बहुत दुख हुआ। फिर भी उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और कहती है, चियू, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। प्लीज मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत कराना। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन लिंगशु जंगल में घूम रही थी कि अचानक तेज हवा का झोंका आया। यह देखकर उसे याद आया कि जब चियू पहली बार उससे मिला था तभी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह जोर जोर से चीखने लगी, चियू, क्या तुम वापस आ गए हो? लेकिन फिर एक ही मिनट में सब कुछ शांत हो गया। वह सोचती है, लगता है मैंने ही गलत सोच लिया। चियू वापस नहीं आया, यह बस मामूली हवा का झोंका था। जैसे ही वह वहां से जाने लगी, तभी चियू उसके सामने आ गया। वह उसे देखकर तुरंत गले लग गई। चियू कहता है, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। फिर कहानी हमें कुछ सालों बाद दिखाती है। अब चियू अपने कबीले का सरदार बन चुका था। लिंगशु उससे मिलने आती है और कहती है, अब तो तुम इस कबीले के लीडर हो, तो मैं समझ सकती हूं कि तुम्हें बहुत सारा काम होगा। चियू आज पूरी तरह रोमांटिक मूड में था। वह कहता है, हमारा फ्लेम कबीला अगले वारिस की मांग कर रहा है। यह भी तो एक राजा का काम है। इतना कहकर वह उसे उठाकर कमरे में लेकर चला जाता है और इसी के साथ
इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चाहो तो